हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी करके इस यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रभाकर सिंह 5,000 से अधिक प्रश्नों की सीरीज लेकर आया हूँ पॉलिटी की, अर्थात राजनीति की। राजनीति विज्ञान के हम उन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो हमारे यूपीएससी, सीजीपीएससी, एमपीपीएससी, आरआरबी, एसएससी और जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो यह हमारा पार्ट फर्स्ट है। इस प्रकार की और सीरीज आएगी। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी, जिसको आप बाद में देख सकते हैं, उसको पुनः लगा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? भारत में सचिव पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1818 या भारतीय परिषद अधिनियम 1861 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। आपको बताना है कि भारत में जो सचिव पद आया था वह किस अधिनियम या किस सुधार के अंतर्गत आया था। तो आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए और बताइए कि पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा। भारत में सचिव पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार 1919 के द्वारा या भारत सरकार अधिनियम 1818 के द्वारा या भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो सही उत्तर होगा वह होगा भारत सरकार अधिनियम 1861 भारत सरकार अधिनियम 1818 के द्वारा भारत में सचिव पद की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। सन 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित किया गया था। निम्नलिखित में कौन इसका सदस्य नहीं था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर या सर स्टीफर्ड क्रिप्स या लॉर्ड एमरी। तो आपको बताना है कि ये चार ऑप्शन हैं, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं था। जो 1946 में कैबिनेट मिशन बना था, उस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। उन 3 सदस्यों में से कौन सा सदस्य नहीं था? प्रश्न क्रमांक 2 का सही उत्तर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो सही उत्तर है वह है लॉर्ड एमरी। लॉर्ड एमरी कैबिनेट मिशन का हिस्सा नहीं था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के जो सुधार था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, उसके में जो प्रावधान किए गए थे उन प्रावधानों का सार क्या था? राज्यों की स्वायत्तता, प्रांतों में दोहरा शासन या हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन की व्यवस्था या राज्यपालों को वीटो शक्ति। तो प्रश्न क्रमांक 3 का सही उत्तर बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या होगा। प्रश्न क्रमांक 3 का सही उत्तर क्या होगा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के जो प्रावधान थे उनका सार क्या था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के जो प्रावधान थे उनका सार था। प्रश्न क्रमांक 3 का जो सही उत्तर होगा वह होगा प्रांतों में दोहरा शासन। प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई थी। किस के अंतर्गत? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? क्रिप्स मिशन 1942, मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1935। तो हमें बताना है कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल कब किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो जल्दी से उत्तर बताइएगा क्या होगा इसका उत्तर। प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर क्या होगा? प्रश्न क्रमांक 4 का सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ किसके द्वारा लाया गया था? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा मार्ले मिंटो सुधार 1919। मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल बनाया गया था। अगला प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? वर्ष 1905, 1919, 1911 या 1920। तो मार्ले मिंटो सुधार, प्रश्न क्रमांक 5 है, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित किया गया था?
तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो सही उत्तर होगा वो बताएं आप, क्या होगा इसका सही उत्तर। कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित किया गया था। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो सही उत्तर है वह है 1919 में। 1919 में मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था। पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, या युद्ध में सहयोग हेतु तैयारी करना, या पूर्ण स्वतंत्रता देना। प्रश्न क्रमांक 6 का सही उत्तर बताएं कमेंट बॉक्स में। क्या होगा कि जो मार्ले मिंटो सुधार था उसका उद्देश्य क्या था। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा प्रश्न क्रमांक 6 का सही उत्तर क्या होगा, पृथक निर्वाचन प्रणाली, अलग से निर्वाचन प्रणाली बनाई गई थी। इस सुधार में, मार्ले मिंटो सुधार में पृथक अलग से निर्वाचन प्रणाली बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। कब किया गया था। भारत की सम्राज्ञी कब घोषित किया गया था या नियुक्त किया गया था। 1885 में, 1875 में, 1866 में, 1858 में। तो बताना है आपको कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब घोषित किया गया था। 1885 में, 1875 में, 1866 में, या 1858 में। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो सही उत्तर होगा वह होगा 1858 में। अब देखते हैं क्या हुआ था कि 1857 की क्रांति के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारत का जो शासन था वह सीधे इंग्लैंड की महारानी के हाथों में चला गया। यानी भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला गया और भारत पर अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन नहीं बल्कि इंग्लैंड की जो सरकार थी या जो वहाँ की महारानी थी उनके हाथों में चला गया। तो यह कब महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया था। 1858 में। अगला प्रश्न, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। कब पारित किया गया। 1773, 1771, 1750 या 1795 में। तो बताना है कि रेगुलेटिंग एक्ट, ये बहुत बार पूछा गया है। ये MPPSC, UPSC हर परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है और बहुत सरल प्रश्न है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था। सही उत्तर बताएं इसका क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा 1773 में। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। अर्थात भारतीयों को जो सत्ता सौंपी गई थी 1947 में वह किस योजना के अंतर्गत सौंपी गई थी। डूरंड योजना, मिंटो मार्ले सुधार, माउंटबेटन योजना या बेवेल योजना। वह कौन सी योजना थी जिसके द्वारा हमें सत्ता मिली थी। वह कौन सी योजना थी। तो कौन सी योजना के नाम से जाना जाता है उसे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के अंतर्गत भारत को स्वतंत्रता मिली थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या भारत शासन अधिनियम 1919। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा मिली थी। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो सही उत्तर होगा वह होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। जो राष्ट्रपति है वह अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किस अधिनियम से प्रेरित है। जो स्वतंत्रता के पहले अधिनियम बने हैं उनमें से वह कौन सा अधिनियम है जो राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति देता है, शक्ति प्रदान करता है या वहाँ से उसको प्रेरणा मिली है। भारत शासन अधिनियम 1919 या भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1909 या भारत शासन अधिनियम 1947। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो सही उत्तर होगा वह होगा भारत शासन अधिनियम 1935। राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किस से प्रेरित है। भारत शासन अधिनियम 1935 से। अगर आपने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया है तो लाइक का बटन जरूर दबा दें
और दोस्तों को शेयर कर दें अभी। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको सौंपी गई थीं? 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको सौंपी गई थीं? संघीय विधान पालिका को, या प्रांतीय विधानमंडल को, या गवर्नर जनरल को, या प्रांतीय गवर्नरों को? तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो सही उत्तर होगा वह होगा, क्या होगा आपको बताना है कि किसको सौंपी गई थी वो शक्तियां। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो सही उत्तर, प्रश्न क्रमांक 12 का जो सही उत्तर होगा वह होगा गवर्नर जनरल को। गवर्नर जनरल को संघ के अवशेष शक्तियां सौंपी गई थी। अगला प्रश्न है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, या इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, या इसमें भारत विभाजन उल्लेखित है, या इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुईं? तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो सही उत्तर है वह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का क्यों महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न क्रमांक 13 का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए, क्या होगा इसका सही उत्तर। 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वह क्यों महत्वपूर्ण है? तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो सही उत्तर होगा वह होगा, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, अर्थात भारतीय संविधान का जो स्रोत है वह है भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी? भारत सरकार अधिनियम 1909, या भारत सरकार अधिनियम 1919, या भारत सरकार अधिनियम 1935, या भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947? तो प्रश्न क्रमांक 14 का सही उत्तर क्या होगा कि निम्नलिखित की किस अधिनियम ने भारत में संघीय शासन व्यवस्था दी? कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी, अर्थात केंद्र सरकार की व्यवस्था दी कि एक सरकार राज्यों में रहेगी और एक सरकार केंद्र में रहेगी? उसमें केंद्र की शासन की जो व्यवस्था थी वह किस अधिनियम में वर्णित है? तो यह बताना है आपको। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो सही उत्तर होगा वह होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ था? यह बताना है हमें कि वर्मा भारत से किस अधिनियम के फलस्वरूप अलग हुआ था। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947? तो आपको बताना है कि क्या होगा इसका सही उत्तर। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो सही उत्तर है वह होगा भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बर्मा को भारत से अलग किया गया था। प्रश्न क्रमांक 16, किस अधिनियम के द्वारा संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, या 1873 का चार्टर अधिनियम? हमें बताना है कि भारतीय किस अधिनियम के द्वारा संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो सही उत्तर होगा वह होगा 1813 का चार्टर अधिनियम। प्रश्न क्रमांक 17 आपकी स्क्रीन पर, किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? कि वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में हिस्सा लेना संभव बनाया था? पहले भारतीयों को हिस्सा नहीं मिलता था अपने देश के प्रशासन में, तो वह कौन सा एक्ट था जिसके माध्यम से भारतीयों को प्रशासन का हिस्सा बनना संभव हुआ? तो चार्टर एक्ट 1833, या चार्टर एक्ट 1853, भारत शासन अधिनियम 1818, या इंडियन काउंसिल एक्ट 1861? तो प्रश्न क्रमांक 17 का सही उत्तर बताएं, क्या होगा? कमेंट बॉक्स में बताना है आपको, जल्दी से बताएं क्या होगा।
और लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। क्या होगा प्रश्न क्रमांक 17 का सही उत्तर? तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो सही उत्तर होगा वह होगा चार्टर एक्ट 1833। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। किस एक्ट के द्वारा जो भारतीय विधान पालिका है वह द्विसदनीय हुई, अर्थात दो सदन बने। जिस प्रकार से अभी हमारे जो संसद है उसकी दो सदन हैं। पहला सदन है क्या? उच्च सदन मतलब राज्यसभा, और निम्न सदन मतलब लोकसभा। तो दो सदनीय व्यवस्था प्रथम बार कब बनी भारत में? तो 1892 की भारत काउंसिल एक्ट द्वारा, या 1919 में भारत काउंसिल एक्ट द्वारा, 1909 में भारत काउंसिल एक्ट द्वारा, या 1919 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा, या 1935 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो प्रश्न क्रमांक 18 का सही उत्तर क्या होगा यह आपको बताना है। क्या होगा प्रश्न क्रमांक 18 का सही उत्तर? भारतीय विधान पालिका में द्विसदनीय व्यवस्था कब बनाई गई प्रथम बार? तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो सही उत्तर होगा वह होगा सी, 1919 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा। अगला प्रश्न है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया। भारत में संघीय व्यवस्था यानी केंद्र की सरकार में और राज्य की सरकार, ये द्वैध शासन की व्यवस्था कब लागू की गई थी भारत में? 1919 के अधिनियम के द्वारा, या 1909 के अधिनियम के द्वारा, या 1935 के अधिनियम के द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न क्रमांक 19 का सही उत्तर बताना है। क्या होगा प्रश्न क्रमांक 19 का सही उत्तर? बताना है कि भारत में संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य की सरकारें यानी द्वैध शासन व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा 1935 के अधिनियम के द्वारा। आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, किस अधिनियम के द्वारा बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? वह कौन सा अधिनियम था जिसके द्वारा बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट, या पिट्स इंडिया एक्ट, या बंगाल न्याय अधिनियम, या भारतीय परिषद अधिनियम 1892? तो आपको बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर, कि किस अधिनियम के द्वारा बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो प्रश्न क्रमांक 20 का सही उत्तर बताएं। क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या होगा, कि वह कौन सा अधिनियम है जिसके द्वारा बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा रेगुलेटिंग एक्ट। आज के इस वीडियो में इतने ही प्रश्न। अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कर को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।